हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र तैयारी में आज हम A46 पढ़ने वाले। ये हमारी ए सीरीज़ का 46वां वीडियो है। मतलब ये 46वीं क्लास है टॉपिक वाइज। इसके पहले टॉपिक वाइज MCQ, टॉपिक वाइज थ्योरी 45 वीडियो करवा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ए सीरीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। आज हम बहुत शानदार टॉपिक करने वाले हैं, आदिवासी योजना। और इसके हर क्वेश्चन के अंतर्गत जो फैक्ट बताऊँ वो ज़रूर याद करते जाइएगा। एक क्वेश्चन में करीब 10 प्रश्न बन जाएंगे आपके, अगर आप बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में कितने आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। ये पूरा का पूरा हम जो पढ़ रहे हैं आदिवासी योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। सिलेबस में अलग से मेंशन की गई हैं। महिला बाल विकास विभाग की योजनाएं आएंगी, स्वास्थ्य विभाग की योजना आएंगी, आदिवासी विभाग की योजना आएंगी। इसके अलावा जो सामाजिक न्याय कल्याण विभाग है उसकी योजनाएं आएंगी, पंचायत विभाग की योजना आएंगी। तो ये सारी योजनाएं आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं जनजाति योजना के MCQ। थ्योरी के लिए भी अलग क्लासें चल रही हैं योजनाओं की, वो भी बिल्कुल निःशुल्क हैं, जिसकी करीब 8 या 9 भाग हो चुके हैं थ्योरी के, जिसमें आप पूरी योजनाओं को पूरे फैक्ट थ्योरी में पढ़ सकते हैं। थ्योरी पढ़ के MCQ लगाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। लेकिन कुछ लोगों को MCQ पसंद होते हैं, तो इसलिए मैं MCQ बेस में भी लेके आई हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन कह रहे हैं विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी जनजाति किनको बोलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है बैगा, दूसरी है भारिया और तीसरी है सहरिया। ये 3 हमारे मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। बात करें अगर भारत की, तो भारत में 75, भारत में कितनी है? भारत में 75 विशेष पिछड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। सहरिया जो जनजाति है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में रहती है। भारिया जनजाति है जो छिंदवाड़ा में रहती है। और बैगा जनजाति जो है मंडला के आसपास और मंडला क्षेत्रों में रहती है। तो इन जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालयों बनाए गए हैं, इन जनजातियों के बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं और कितने बनाए गए हैं? तो इनकी संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में कितने आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं? तो 3 आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। कौन कौन से आवासीय विद्यालय बनाए? देखो, एक तो है गुना में, एक है जबलपुर में और इंदौर में। 3 आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर? गुना में, जबलपुर में और इंदौर में। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कितने आवासीय विद्यालय हैं? 3 आवासीय। देखो, अलग अलग हैं आवासीय विद्यालय, अलग है, गुरुकुल अलग है, एकलव्य विद्यालय अलग है, सारे आपको अलग अलग रूप में। इसके अलावा कुछ कन्या परिसर हैं जो कन्याओं के लिए बनाए गए हैं। तो ये भी जनजातियों के लिए ये बनाया गया है। तो सबके नंबर्स आपको याद रखना है। आवासीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? 3 है। कहाँ कहाँ पर हैं? गुना, जबलपुर और इंदौर में है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं, गुना, जबलपुर और इंदौर में आवासीय विद्यालय मतलब यहीं पे बच्चा रहे और यहीं पे तैयारी करे, किन के लिए बनाया है? तो ये किन के लिए बनाया है? विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए बनाया है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। कौन कौन सी है मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति? बैगा, भारिया और सहरिया। भारत में कितनी है? 75 है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकांक्षा योजना कब आई थी? आकांक्षा योजना को कब लाया गया था? देखो, आकांक्षा योजना जनजातीय कार्य विभाग की एक योजना है। किसकी है? जनजातीय कार्य विभाग की एक योजना है और इसको 2018 में लाया गया था। कब लाया गया? 2018 में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो कक्षा 10वीं के प्रतिभावान अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाएं हैं उनको कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इसके अलावा 11वीं और 12वीं की अध्ययन सुविधा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। इसमें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है और ये आरंभ हुई थी 1 जनवरी 2018 को। आकांक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? 1 जनवरी 2018 को आरंभ हुई थी। और ये ऑनलाइन और इसमें आप अगर किसी को पंजीकरण करना हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकता है। और ये रूरल एरिया के लिए भी है और अर्बन एरिया के लिए भी। अर्बन मतलब होता है शहरी और रूरल मतलब क्या होता है? ग्रामीण। तो ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए है आकांक्षा योजना। 10वीं में जो बच्चों के 80 से ऊपर प्रतिशत आते हैं, जो प्रतिभावान छात्र होते हैं, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि JEE है, नीट है, क्लैट है आदि परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाना इसका उद्देश्य है।
मतलब विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करवाना और उसके लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। याद रखना किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति के लिए ये योजना है। आकांक्षा योजना कब आई थी? 2018 में आई थी। ये भी आपको याद रखना, ये सारे फैक्ट याद रखना। फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज़, वीडियो अच्छा लगे तो सारे लोग, जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, सारे लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई, और सारे लोग कमेंट भी कर दिया कीजिए जिसको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। आकांक्षा योजना कब आई? 2018 में आई, पिछड़ी जनजातियों के लिए आई। अगला है कन्या शिक्षा परिसर की शुरुआत कब हुई? देखो, कन्या शिक्षा परिसर अनुसूचित जनजाति के लिए ही ये कन्या शिक्षा परिसर आरंभ हुई है। अब ये बोल रहे हैं किसके द्वारा आरंभ हुई, आपसे पूछें अगर, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये जनजाति कार्य विभाग द्वारा आरंभ हुई। कन्या शिक्षा परिसर किसके द्वारा आरंभ हुई? जनजाति कार्य विभाग द्वारा कन्या शिक्षा परिसर की स्थापना हुई, राज्य द्वारा प्रवर्तित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012-13 में। कन्या शिक्षा परिसर की शुरुआत कब हुई? 2012-13 में हुई थी। अनुसूचित जनजाति वर्ग की कक्षा 6वीं से कक्षा 12 तक की जो लड़कियां हैं उनको आवासीय सुविधा सहित अच्छी शिक्षा देने के लिए, एक प्रतियोगी वातावरण देने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें जो शिक्षा दी जाती है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत दी जाती है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस माध्यम से दी जाती है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत कन्या शिक्षा जो परिसर है उसमें शिक्षा दी जाती है। और ऑनलाइन माध्यम से कक्षा 6वीं में और कक्षा 9वीं में इसमें प्रवेश दिया जाता है। मतलब 6वीं से 12वीं तक है तो पहला प्रवेश 6वीं में दिया जाता है, और फिर 9वीं में भी प्रवेश दिया जाता है। और इसमें जो हर साल सीटें स्वीकृत होती हैं वो 490 सीटें इसके अंतर्गत सुरक्षित होती हैं। कितनी होती हैं? 490 सीटें इसके लिए सुरक्षित होती हैं। तो आपको याद रखना है कन्या शिक्षा परिसर कब आरंभ हुई? 2012-13 में हुई। कुल इसके लिए कितनी सीटें हैं? कन्या शिक्षा परिसर के लिए कुल 490 सीटें इसके लिए सुरक्षित हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इसमें शिक्षा दी जाती है। जनजाति कार्य विभाग द्वारा इसको आरंभ किया गया था। ये कन्या शिक्षा परिसर से यही फैक्ट पूछे जाते हैं। जनजाति कार्य विभाग के मतलब ये किसकी है? अनुसूचित जनजाति की। ये सारी योजनाएं जो हम पढ़ रहे हैं अनुसूचित जनजाति की ही पढ़ रहे हैं। आकांक्षा योजना किससे संबंधित है? आप ये सब अभी मैंने आपको बताया था, आप समझ ही लेंगे। सबसे पहले ये कब आरंभ हुई थी? 2018-19 में आकांक्षा योजना आरंभ हुई थी। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा देना। खेल के लिए अनुसूचित जनजाति को प्रशिक्षण बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। तो पहला ही इसका आंसर सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का वातावरण प्रदान करना और प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखो, आपने ऊपर पढ़ा है आकांक्षा योजना। एक आकांक्षा परियोजना एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, एक ई लर्निंग मंच भी है, जिसको कहाँ पे आरंभ किया गया है? आकांक्षा योजना तो 2018 में आरंभ हुई थी, ये भी 2018-19 में ही आरंभ हुआ था, लेकिन ये एक ई लर्निंग मंच है। ये मध्य प्रदेश के किसी एक ज़िले में चल रहा है। तो इनमें से कहाँ पर चल रहा है? श्योपुर, भिंड, दतिया या डिंडोरी? तो डिंडोरी में आकांक्षा परियोजना चल रही है, और ये क्या है? एक ई लर्निंग मंच है। आकांक्षा परियोजना नाम से ई लर्निंग मंच है। ये भी पूछ सकते हैं कि डिंडोरी में किस नाम से आकांक्षा परियोजना चल रही है? तो ई लर्निंग मंच के नाम से चल रही है। ये एक ई लर्निंग मंच है। ये पूछ सकते हैं कि डिंडोरी में एक ई लर्निंग मंच चल रहा है, वो किस नाम से चल रहा है? तो वो आकांक्षा परियोजना के नाम से चल रहा है। एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत शानदार शानदार सुपरवाइज़र के एमसीक्यू करवा रही हूँ। आपको डेली बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे और बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और रील्स द्वारा आप देखेंगे, चित्रों के द्वारा आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आकांक्षा 1957 को फॉलो कर लीजिए। साथ में अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर हाय लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नंबर सेव करा दीजिए। तो स्टेटस के द्वारा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मेरे याद हो जाएंगे। ये हमारा फ्रेंड सुपरवाइज़र का एक पूरा कॉम्बो बॉक्स है। पूरा सुपरवाइज़र की पूरी तैयारी है, अभी भी बहुत समय है। अगर आप सुपरवाइज़र बनने का सपना देख रहे हैं और आपने अगर डेली टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, डेली आप किस तरह का एक टॉपिक से कितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई बेकार है।
तो अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं, डेली एक एक टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, तो आप हमारा ये कॉम्बो बॉक्स ले सकते हैं या आप हमारी ये बुकलेट ले सकते हैं। इनकी जानकारी मैं अभी आगे दूंगी। तो अगला क्वेश्चन है, जनजाति कार्य विभाग द्वारा गुरुकुलम योजना को कब आरंभ किया गया? जनजाति कार्य विभाग द्वारा गुरुकुलम योजना को कब आरंभ किया गया? तो देखो, गुरुकुलम योजना एक गुरुकुलम नाम से विद्यालयों का संचालन है। ये एक राज्य द्वारा प्रवर्तित योजना है जिसको 2017 में आरंभ किया गया था। गुरुकुलम योजना को कब आरंभ किया था? 2017 में इसको आरंभ किया गया था। जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये गुरुकुलम खोला गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो गुरुकुलम योजना है इसमें किस माध्यम में शिक्षा दी जाती है? तो गुरुकुलम में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाती है। गुरुकुलम में किस माध्यम में शिक्षा दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, गुरुकुलम नाम देखने से ऐसा लग रहा है कि संस्कृत में दी जाती होगी, लेकिन नहीं, संस्कृत में नहीं दी जाती है बल्कि अंग्रेजी माध्यम में दी जाती है। गुरुकुलम में शिक्षा किस माध्यम में दी जाती है? अंग्रेजी माध्यम में दी जाती है। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसका सिलेबस इसमें अपनाया जाता है। और ये जो गुरुकुलम है वो कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के लिए संचालित होता है। प्रत्येक कक्षा का अलग अलग 2 वर्ग होते हैं और एक कक्षा वर्ग में 40 विद्यार्थी होते हैं। टोटल विद्यार्थी जो होते हैं वो 720 सीट होती हैं, अलग जो इसमें प्रति वर्ष इसमें प्रवेश दिया जाता है। कुल गुरुकुलम के लिए 720 सीटें रहती हैं जिसका मेरिट आधार पर एडमिशन हो जाता है। और इन 720 सीट में से 50% जो सीट होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। ये भी याद रखना, गुरुकुलम योजना में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। एक सबसे महत्वपूर्ण, अब आपसे अगर ये पूछे कि ये जो गुरुकुलम है ये मध्य प्रदेश में कितने हैं गुरुकुल? तो संभागीय स्तर पर ये होते हैं। किस स्तर पर होते हैं? संभागीय स्तर पर होते हैं। किस स्तर, मतलब ना राज्य स्तर पर ना जिला स्तर पर, किस पे होते हैं? संभागीय स्तर पर होते हैं। और 4 संभाग में वर्तमान में है। एक तो है भोपाल संभाग, एक है भोपाल संभाग, एक है इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, इंदौर संभाग, जबलपुर संभाग, भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग और शहडोल संभाग। भोपाल संभाग, इंदौर संभाग और शहडोल संभाग। याद रखना, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और शहडोल, ये 4 संभागों में गुरुकुल काम कर रहे हैं। मतलब टोटल कितने हैं? 4 हैं। अब इनसे कैसे क्वेश्चन पूछेगी, इन पूरे से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन, गुरुकुलम कब आरंभ किया गया? 2017 में आरंभ किया गया है ना। दूसरा क्वेश्चन, गुरुकुलम में किस माध्यम में शिक्षा दी जाती है? गुरुकुलम में दी जाती है अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा। तीसरा क्वेश्चन, गुरुकुलम में किस कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं? कक्षा 6वीं से 12वीं तक के पढ़ते हैं। किस माध्यम में पढ़ते, मतलब किस मंडल द्वारा पढ़ते हैं? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पढ़ाई यहाँ पे होती है। अगला क्वेश्चन, किन के लिए होता है ये? किन के लिए बनाई गई है? ये जनजाति के बच्चों के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितनी सीटें इसके लिए आरक्षित होती हैं प्रतिवर्ष? तो 720 सीटें इसमें आरक्षित होती हैं। 720 सीटें मतलब टोटल होती हैं, जिसमें से 50% सीटें किसके लिए होती हैं? महिलाओं के लिए होती हैं। आपसे पूछेंगे कि गुरुकुलम में कितनी सीटें महिलाओं के लिए होती हैं? तो 50% सीटें महिलाओं के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने गुरुकुल हैं? तो मध्य प्रदेश के 4 संभागों में गुरुकुल काम कर रहे हैं। एक तो जबलपुर संभाग, एक भोपाल संभाग, एक इंदौर संभाग और एक है शहडोल। शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। तो इन 4 संभागों में ये काम करते हैं। मतलब गुरुकुलम जो बनाए जाते हैं वो संभाग स्तर पर बनाए जाते हैं। गुरुकुलम किस स्तर पर बनाए जाते हैं? गुरुकुलम संभाग स्तर पर बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरी योजना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल गुरुकुलम कितने हैं? 4 हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि आवासीय विद्यालय कितने हैं? आवासीय विद्यालय 3 हैं, जनजाति वो विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए। और गुरुकुलम कितने हैं? गुरुकुलम 4 हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और शहडोल। कब आरंभ हुआ था गुरुकुल? 2017 में आरंभ हुआ था। गुरुकुल से संबंधित यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है?
बच्चों को पढ़ाई को बेहतर बनाना, उनको राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफलता हेतु योग्य बनाना, है ना। और कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक इसमें प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा जो होती है वो निःशुल्क होती है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं बताती हूँ फ्रेंड, देखिए ये हमारा सुपरवाइज़र का पूरा कॉम्बो है। इसमें क्या क्या मिलता है मैं बता देती हूँ। अगर आप केवल ऑनलाइन लेना चाहते हैं, आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं है, आपने कहीं और से बुक्स लेनी है, तो आप हमारा ऑनलाइन ले लीजिए। हमारा ऑनलाइन बहुत शानदार प्रक्रिया है, बहुत शानदार तैयारी करवाई जा रही है। डेली हम एक टॉपिक तैयार कराते हैं और डेली रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। एक हमारा ही एक चैनल है जहाँ हम डेली टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ आप डेली खुद को आंकते हैं। सैकड़ों लड़कियों में खुद को चुनते हैं कि आपकी रैंकिंग कहाँ है, किस रैंकिंग पे आप आ रहे हैं। इसमें आपको ऑनलाइन तैयारी होती है, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, डेली पीडीएफ दी जाती है ट्रिक्स द्वारा। देखो इतनी सारी योजनाएं हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो योजनाओं की बात करते हैं। योजना की इतनी सारी डेट्स आप कैसे याद रखेंगे, तो हम उसके लिए ट्रिक बनाकर आपको देते हैं। सारी योजना, जो भी हम योजना का पार्ट करा रहे हैं, सपोज़ हम महिला बाल विकास की योजनाएं करा रहे हैं, तो उसकी जितनी भी योजनाएं वो आपको ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। सपोज़ अगर हमने आदिवासी करा रहे हैं, तो उसकी जितनी भी मतलब जो भी ट्रिक होगी वो हम करवाएंगे। जैसे कि गुरुकुल योजना को हमने करवाया था, हमारे ग्रुप में तैयार करवाया था कि गुरुकुलम में क्या होता है, बच्चों को सताया जाता है। और गुरुकुलम की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी, गुरुकुलम योजना की 2017 में। 17 से क्या रहेगा, सताना। तो हम ऐसे ट्रिक द्वारा बच्चों को याद कराते हैं, तो बहुत जल्दी याद भी हो जाता है और वो टॉपिक लंबे समय तक याद भी बना रहता है। इसके अलावा हमारे ऑडियो लेक्चर्स रहते हैं, हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जाती है, 500 प्लस योजना दी जाएगी, 1000 प्लस सीडीपी के एमसीक्यू दिए जाएंगे, 11,000 एक सुपरवाइजर क्वेश्चन बैंक, 1000 आईसीएमआर का एमसीक्यू दिया जाएगा। आईसीएमआर एमसीक्यू से क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाएंगे, कम से कम 6 से 7। इस आईसीएमआर एमसीक्यू में हम 2024 के भी करा रहे हैं, 2020 के भी करा रहे हैं। अगर आप हमारा केवल ये ऑनलाइन पैकेज लेना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा, जिसमें आपको 3 ग्रुप मिलते हैं, 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप का मिलता है, जिसमें एक पीडीएफ ग्रुप रहता है, एक तैयारी ग्रुप रहता है और एक टेस्ट ग्रुप रहता है। टेस्ट में डेली रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। ये नहीं कि आपको बोल दिया है टेस्ट है, हम पूरे दिन आपकी टेस्ट की तैयारी करवाते हैं और फिर रात को टेस्ट लेते हैं और फिर आपकी रैंकिंग बताते हैं। तो इस प्रकार से आपका डेली का डेली एक टारगेट बना रहता है। समय बहुत कम है। आपने अगर और कहीं भी कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया हो तो एक बार हमारा भी ऑनलाइन कोर्स लेके देखिएगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपको पढ़ के बहुत बेहतर फील होगा और आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अगर आप हार्ड कॉपी भी लेना चाहते हैं, मतलब आपके पास बुक्स नहीं है और बुक्स भी मंगाना चाहते हैं और ऑनलाइन कॉम्बो भी लेना चाहते हैं, तो उसका चार्ज 1599 है, प्लस इसमें 100 कोरियर हो जाएगा। एक बॉक्स आपके पास आएगा जिसमें आपके पास 7 बुकलेट आएंगी। ये जो हमारा ऑनलाइन कॉम्बो है, उसमें हम जितनी भी अधिनियम है, उनकी धाराएं, उनके अंतर्गत के प्रावधान सब ट्रिक द्वारा करा रहे हैं। अभी हमारे ग्रुप में किशोर न्याय अधिनियम चल रहा है और आज रात 10 बजे 200 प्रश्नों का टेस्ट है। और 200 प्रश्न पूरा, ऐसा नहीं है पूरी यूनिट का, केवल 200 आदिवासी योजनाओं का टेस्ट है। योजनाएं तैयार करवा दी हैं, ट्रिक भी करवा दी है, बस उनका टेस्ट लेना है। तो मैराथन का टेस्ट है पूरा 200 क्वेश्चंस का। तो जो लोग भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो आज टेस्ट देंगे, उनकी वो आदिवासी योजना कंप्लीट हो जाएगी। जो लोग भी नए जुड़ना चाहते हैं उनका हम रिवीजन कराते रहते हैं, तो उनकी तैयारी होती जाएगी। बाकी जो नए टॉपिक हैं वो नए सिरे से स्टार्ट होंगे। तो जो लोग भी लेने का मन बना रहे हैं, जल्द मुझे व्हाट्सअप कीजिए 6260190944 पर। यहाँ आपको सारी तैयारी होगी। ये बुक्स हैं, अगर आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं टॉपिक वाइज ये बुक्स बनाई गई हैं। 7 बुकलेट है, जिसमें से एक 3000 प्लस एमसीक्यू की बुकलेट है। जो आपको, जिन्होंने हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया है, हम इसकी जब तैयारी कराएंगे 3000 एमसीक्यू की, तो ये भी आपको पीडीएफ रूप में देंगे। 1000 वन लाइनर भी आपको पीडीएफ रूप में देंगे। साथ ही साथ में ये सारी जो बुकलेट हैं इनकी भी तैयारी कराई जाएगी। अगर ये भी हार्ड कॉपी में अपने घर मंगाना चाहते हैं और ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं, जिसका चार्ज है 1599 प्लस कुरियर। आपको, अगर आप केवल ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट आप चाहें कि बुक्स अकेले मंगवा लें और आपको ऑनलाइन नहीं जुड़ना है,
तो ऐसा नहीं होगा। बाकी ऑनलाइन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, क्योंकि वहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं। डेली टेस्ट से आप डेली एमसीक्यू लगाते हैं, क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपको याद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये ऑनलाइन कॉम्बो रहेगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं सारे लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 6260190944 पर। यहाँ पे आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि आपको ऑनलाइन कॉम्बो लेना है या आपको हार्ड कॉपी और ऑनलाइन दोनों लेना है, रेगुलर टेस्ट लेना है। आपको कहीं टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, सारा कुछ हम यहीं पर प्रोवाइड करा रहे हैं। एक ही जगह पर आपको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। साथ ही करंट अफेयर्स के सारे फैक्ट भी कवर यहाँ पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में कुल कितने गुरुकुलम हैं? अभी मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में 4 गुरुकुलम है। मध्य प्रदेश में कितने गुरुकुलम हैं? मध्य प्रदेश में 4 गुरुकुलम हैं। कौन कौन से हैं? एक तो भोपाल संभाग में है, एक इंदौर संभाग में है, एक जबलपुर संभाग में है और एक शहडोल संभाग में है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं जो गुरुकुलम है वो किस स्तर पर गठित किए जाते हैं, तो याद रखना है ये संभाग स्तर पर बनाए जाते हैं। किस स्तर पर बनाते हैं? संभाग स्तर पर ये गुरुकुलम बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति राहत योजना कब आरंभ की गई थी? अनुसूचित जनजाति राहत योजना को कब आरंभ किया गया था? 2012, 13, 14, 17 कब मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति राहत योजना को आरंभ किया था? देखो, अनुसूचित जनजाति राहत योजना होती क्या है? अनुसूचित जनजाति राहत योजना में अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति का अगर कोई नुकसान हो जाता है, उसकी चल या अचल संपत्ति का नुकसान हो जाता है, तो उसको कॉम्पनसेशन के रूप में उसको कुछ पुरस्कार दिया जाता है। सॉरी, पुरस्कार नहीं दिया जाता, उसको पैसे दिए जाते हैं, उसकी आर्थिक मदद की जाती है, उसको हम अनुसूचित जनजाति राहत योजना बोलते हैं। ये जो आरंभ हुई थी ये 31 मार्च 2017 को आरंभ हुई थी। अनुसूचित जनजाति राहत योजना कब आरंभ हुई थी? 31 मार्च 2017 को आरंभ हुई थी। ये योजना भी मैंने ट्रिक द्वारा अपनी जो ग्रुप है उसमें करा चुकी हूँ। तो 31 मार्च 2017 को आरंभ हुई थी। यदि किसी को अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति है, उसकी अगर अचल संपत्ति जल जाती है, अचल संपत्ति जैसे कि अगर मकान जल गया, यदि क्या हुआ उसका मकान जल गया तो उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? मकान जलने पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे। मकान जलने पर कितने रुपए दिए जाएंगे? 15,000 रुपये। इसके अलावा कोई चल संपत्ति जैसे कि गाड़ी का नुकसान हो गया, किसी पशु का नुकसान हो गया, कोई घरेलू सामान, कुआं, ट्यूबवेल, इनका नुकसान हो गया तो उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब अचल संपत्ति पर 15,000 रुपये और चल संपत्ति जो कि चली जा सकती है, इधर उधर आ जा सकती है, उस पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, 15,000 और 5,000। अनुसूचित राहत योजना के अंतर्गत कब आई थी? 2017 में आई थी। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत अभी कुछ चर्चा में रही थी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आरंभ हुई थी? 2017 में आरंभ हुई थी। अचल संपत्ति पर कितने दिए जाते हैं? 15,000 रुपये दिए जाते हैं और चल संपत्ति पर 5,000 रुपये दिए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब आरंभ हुई थी? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, देखो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन से आपको समझ में आ रहा होगा, कन्या की साक्षरता को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना आरंभ हुई थी। और ये योजना आरंभ हुई थी 2006 में। कब आरंभ हुई थी? 2006 में आरंभ हुई थी। जनवरी 2006 में कन्या साक्षरता योजना को आरंभ किया गया था। इसमें कन्या की जो SC ST की छात्राएं हैं उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित किया जाता था। 6वीं में प्रवेश लेने पर, यदि लड़की 6वीं में प्रवेश लेगी तो उसको 500 रुपये दिए जाते हैं। अगर लड़की 9वीं में प्रवेश ले रही है तो उसको 1,000 रुपये दिए जाते हैं। और अगर लड़की 11वीं में प्रवेश ले रही है तो उसको 3,000 रुपये दिए जाते हैं। ये कन्या साक्षरता योजना है पूरी। क्या है इसमें? SC ST की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। 6वीं में कितने रुपए दिए जाते हैं? 500। 9वीं में कितने दिए जाते हैं? 1,000। और 11वीं में कितने दिए जाते हैं? प्रवेश लेने पर, अगर 6वीं में प्रवेश लेगी तो सरकार को लगेगा कि बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, 6वीं में प्रवेश दिलवा रहे हैं, और फिर इसलिए राशि बढ़ा दी जाती है ताकि 9वीं में भी प्रवेश दिलाएं और फिर 11वीं में भी प्रवेश दिलाएं, एडमिशन कराएं, इसलिए 3,000 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं। तो याद रखना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब आरंभ हुई थी? जनवरी 2006 में आरंभ हुई थी। किस लिए आरंभ हुई थी? अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए आरंभ हुई थी। 6वीं में प्रवेश पर 500 रुपये, 9वीं में प्रवेश पर 1,000 रुपये और 11वीं में प्रवेश पर 3,000 रुपये दिए जाते हैं, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, बंधन योजना किन के लिए आरंभ की गई। इस योजना को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना फॉलिक अम्ल चाहिए है। फॉलिक अम्ल मतलब होता है विटामिन B9। कितना फॉलिक अम्ल एक गर्भवती महिला को चाहिए, ये सारे लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। लाइक तो करिएगा ही करिएगा और आंसर भी दीजिएगा कमेंट में इसका कि गर्भवती महिला को कितना फॉलिक अम्ल चाहिए। ICMR रिपोर्ट 2020 के अनुसार ये आपको आंसर देना है और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको जनरली जबान पे रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि फॉलिक अम्ल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता गर्भवती जब महिला होती है उसी समय पर होती है, और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में जो पोषण होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो फॉलिक अम्ल की आवश्यकता एक गर्भवती महिला को ही होती है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके सारे लोग बताएंगे और सारे लोग अपना नंबर भी व्हाट्सएप पर सेव करवा देंगे, क्योंकि मैं स्टेटस के द्वारा भी आपको तैयारी करवाने वाली हूँ। बंधन योजना किसके लिए आरंभ की गई। सबसे पहले ये याद रखो कि बंधन योजना आरंभ कब हुई थी। बंधन योजना आरंभ हुई थी 15 जुलाई 2019 को। कब आरंभ हुई थी? 15 जुलाई 2019 को। कहाँ से आरंभ हुई थी? ये बड़वानी से आरंभ हुई थी। सबसे पहला पॉइंट, कब आरंभ हुई थी। दूसरा पॉइंट, कहाँ से आरंभ हुई थी? बड़वानी से आरंभ हुई थी। याद रखना, बा से बंधन और बा से बड़वानी। बंधन योजना कहाँ से आरंभ की गई है? बड़वानी से आरंभ की गई है। और ये किन के लिए आरंभ की गई है, किन के लिए स्पेशल ये बनाई गई? तो बंधन योजना बनाई गई है बुनकरों के लिए। किसके लिए बनाई गई है? बुनकरों के लिए। बुनकरों के आर्थिक उत्थान करने के लिए ये बुनकरों का आर्थिक उत्थान करने के लिए बंधन योजना लाई गई है। तो याद रखिएगा, बंधन योजना किसके लिए आरंभ की गई है? बुनकरों के लिए बंधन योजना को आरंभ किया है। कब किया गया? 15 जुलाई 2019। कहाँ से किया गया? बड़वानी से। बा से बड़वानी, बा से बंधन और बा से बुनकरों। ये पूरे फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, तेजस्विनी महिला साक्षरता जो कार्यक्रम है वो कितने जिलों में आरंभ किया गया था। और ये भी पता होना चाहिए कि ये तेजस्विनी महिला जो कार्यक्रम है आखिरकार है क्या। ये जो तेजस्विनी महिला कार्यक्रम है किस लिए आरंभ किया गया था और किन के लिए आरंभ किया गया था और उसमें किन महिलाओं को टारगेट किया जाता है तेजस्विनी जो महिला कार्यक्रम है उसमें, ये आपको बताना है। तो देखो, तेजस्विनी महिला जो कार्यक्रम है, सबसे पहले ये याद रखो कि ये जून 2006 में आरंभ हुआ था। 5 जून 2006, 5 जून 2006 में तेजस्विनी महिला साक्षरता कार्यक्रम आरंभ हुआ था। तेजस्विनी महिला साक्षरता कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 5 जून 2006 को। कब हुआ? 5 जून 2006 को तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य था आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण। किनका सशक्तिकरण? आदिवासी जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण इसका उद्देश्य था। ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू की गई है? ये मध्य प्रदेश के 6 जिलों में लागू की गई है। कौन से 6 जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातीय आबादी रहती है? जिसमें आ जाएगा डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। ये 6 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये तेजस्विनी महिला साक्षरता कार्यक्रम आरंभ है। और एक और पूछा जाता है कि इसको किसकी सहायता से आरंभ किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है IFAD। IFAD अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है, उसकी सहायता से इसको आरंभ किया जा रहा है। और ये कहाँ पे है? IFAD ये रोम में है। कहाँ पर है? रोम में है। IFAD कहाँ पे है? रोम में है। तो IFAD रोम की सहायता से तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। याद रखो, तेजस्विनी रोम गई थी। तेजस्विनी रोम गई थी 2006 में। याद कर लो ऐसे, तेजस्विनी रोम गई थी 2006 में। और ग्रामीण महिलाओं के लिए है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको तेजस्विनी ग्रामीण महिला कार्यक्रम बोलते हैं। तो ये ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। कितने जिलों में आरंभ किया गया? 6 जिलों में, डिंडोरी, मंडला, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना ये बुंदेलखंड के हो जाएंगे और डिंडोरी, मंडला, बालाघाट जो है वो दक्षिण पूर्व के हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में निर्माण इकाई में कितने तक का ऋण दिया जाता है। देखो, दो प्रकार के ऋण दिए जाते हैं बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में। निर्माण इकाई के लिए भी दिया जाता है और सेवा क्षेत्र के लिए भी दिया जाता है। निर्माण इकाई के लिए भी इसमें ऋण दिया जाता है और किसके लिए दिया जाता है, सेवा क्षेत्र के लिए दिया जाता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई थी। तो ये हुई थी 6 सितंबर 2022 को। कब हुई थी, 6 सितंबर 2022। इस 6 सितंबर 2022 को शिवराज सरकार ने 3 योजना आरंभ की थी। एक तो की थी बिरसा मुंडा, है ना, एक हुई की थी टंट्या मामा, और एक की थी जनजाति विशेष वित्त पोषण योजना। ये 3 योजनाएं आरंभ की थी शिवराज सरकार ने। जो बिरसा मुंडा योजना है उसमें दिया जाता है 50 लाख तक का ऋण, 50 लाख तक का दिया जाता है। टंट्या भील जो योजना है, टंट्या मामा, उसमें 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है। कितने तक का दिया जाता है, 1 लाख तक का। और जो वित्त अनुसूचित जनजाति वित्त पोषण योजना है उसमें 2 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। ये 3 अलग अलग योजना है, लेकिन इनके जो बजट राशि है, मतलब इनमें जो ऋण राशि है जो देने वाली, वो बढ़ गई है। जहाँ पर ऋण की राशि बढ़ा रहे हैं वहाँ आयु का क्राइटेरिया कम कर रहे हैं। जैसे कि बिरसा मुंडा जो योजना है उसमें जो राशि है 50 लाख दी जाती है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लूँ। बिरसा मुंडा में 50 लाख रुपए राशि दी जाती है, लेकिन एज का क्राइटेरिया केवल 18 से 45 है। जहाँ पर 1 लाख राशि दी जाती है वहाँ पे क्राइटेरिया है 18 से 55। कितना है, 18 से 55। और जहाँ पर 2 करोड़ रुपए राशि दी जाती है वहाँ है 18 से 35। ये एज क्राइटेरिया है तीनों। 3 योजनाएं आरंभ की हैं 6 सितंबर 2022 को। पहली जो है भगवान बिरसा मुंडा है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर को पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो योजना है आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा आरंभ हुई थी। भगवान बिरसा मुंडा में 18 से 45 तक की उम्र पर ऋण दिया जाता है। 50 लाख रुपए दिया जाता है निर्माण कार्य पर और 25 लाख रुपए सेवा क्षेत्र के लिए दिया जाता है। 5% प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ऋण दिया जाता है। जबकि जो 18 से 55 वाली जो टंट्या मामा वाली जो योजना है 18 से 55, जिसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, टंट्या मामा में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें जो 5 वर्षों के लिए 7% की दर से ऋण दिया जाता है। जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है ब्याज और वर्ष में। और बात की जाए अगर हम जो विशेष वित्त पोषण जनजाति विशेष परियोजना है, वित्त पोषण योजना, उसमें 2 करोड़ तक की राशि दी जाती है और 100% जो अनुदान है वो शासन द्वारा दिया जाता है। तो 3 योजनाएं इस प्रकार से आरंभ हुई थी स्वरोजगार के लिए। युवाओं को स्वरोजगार प्रेरित करने, अगर पैसा नहीं मिलता है उन्हें तो उनके लिए ऋण प्रदान करने के लिए ये आरंभ हुई थी। सबका जो पैसे का ऋण का क्राइटेरिया और उम्र का क्राइटेरिया आपको याद रखना है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा में कितना दिया जाता है, तो बिरसा मुंडा में 50 लाख तक का ऋण दिया जाता है निर्माण इकाई में। और ये कब तक सीमा रहती है, तो कब तक ले सकते हैं, 18 से 45 तक का व्यक्ति इसमें ले सकता है और इसको 7 वर्ष तक इसको वापस कर सकते हैं। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, 5% ब्याज की दर से इसको वापस कर सकते हैं युवाओं को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए और साथ ही साथ में एक ही बार इसका ऋण का लाभ मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर दिया हुआ है ऊपर, इसको अपने पे हाई लिख के ज़रूर सेव कीजिएगा और थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आपको एक स्मार्टली स्टडी करना है। तो अगर आप डेली टेस्ट देना है, हम खुद चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, हमारी और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन मिले और हमको पता चले कि कितना किसकी तैयारी हुई है। तो रोज़ टेस्ट देंगे, रोज़ आपका एक रैंक लगेगा, रोज़ टेस्ट की तैयारी करेंगे। आप अगर घर में आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो हम डेली एक टॉपिक देंगे, तो उसका आप तैयार करेंगे तो आपको मन बहुत अच्छे से लगेगा कि हमको ये टॉपिक तैयार करना है। तो आपने कहीं का भी सब्सक्रिप्शन लिया हो, 1799 का हमारा ऑनलाइन भी ले लीजिएगा। और अगर आपने कहीं का नहीं लिया है तो आप हमारा हार्ड कॉपी और ऑनलाइन दोनों का 1599 वाला ज़रूर लीजिएगा। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में कितने तक का ऋण दिया जाता है, अभी मैंने बताया 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है। और एज क्राइटेरिया कितना रहता है, 18 से 55 रहता है। 5 वर्ष में पैसे लौटाना रहता है 7% वार्षिक ब्याज की दर से। ये इसका पूरा क्राइटेरिया होता है।
ये पूरा लिखा हुआ है। आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 55 होना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में चूक करता नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए उसने पहले कहीं से पहले और किसी बैंक से ऋण लिया और उसका लौटाया नहीं। वो इस योजना का सिर्फ एक बार ही लाभ लिया जा सकता है। उद्योग या सेवा व्यवसाय क्षेत्र में लाभ मिलता है। 10,000 से 1 लाख तक का टंट्या मामा में मिलता है। अगली योजना है शंखनाद योजना। शंखनाद योजना 26 जनवरी 1997 को आरंभ हुई थी। शंखनाद योजना कब आरंभ हुई थी? तो शंखनाद योजना 26 जनवरी 1997 को आरंभ हुई थी। आदिवासी प्रदेश के आदिवासी इलाकों में बच्चों की भागीदारी को सक्रिय करने के लिए आरंभ हुई थी। ये हाई स्कूल से लेकर महाविद्यालय मतलब 10th से लेकर कॉलेज तक में ये योजना चलाई गई थी। बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। शंखनाद योजना के लिए जो आयु का क्राइटेरिया है वो 18 से 35 वर्ष है। शंखनाद योजना में जो बच्चों के लिए वाहिनियाँ गठित होती थी, छात्र वाहिनियाँ बनती थी हाई स्कूल से महाविद्यालय तक। फिर प्रतिभावान छात्रों को स्वरोजगार के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हें शिक्षित किया जाता था और उनको स्वरोजगार के बारे में बताया जाता है। तो शंखनाद योजना अनुसूचित जनजाति के लिए है। पहला फैक्ट ये है। कब आरंभ हुई? 26 जनवरी 1997। दूसरा फैक्ट ये है। एज क्राइटेरिया कितना है? 18 से 35। तीसरा फैक्ट ये है। अगला है आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए कुपोषण से मुक्ति के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है आहार अनुदान योजना आरंभ कब हुई थी। तो ये जो आहार अनुदान योजना आरंभ हुई थी ये हुई थी 23 दिसंबर 2017 को। एक सेकेंड, कब आरंभ हुई? 23 दिसंबर 2017 को आहार अनुदान योजना आरंभ हुई थी। कब? 23 दिसंबर 2017 को। सेकेंड बात, इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति को कुपोषण से मुक्ति के लिए रुपए दिए जाते हैं। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि आहार अनुदान योजना किसके लिए आरंभ हुई? इसको AAY भी बोलते हैं। आहार अनुदान योजना किसके लिए आरंभ हुई थी? तो विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आरंभ हुई थी। विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश में? एक तो है भारिया, एक है बैगा और तीसरी क्या है? सहरिया। ये 3 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, इनके लिए आरंभ हुई थी। इसमें क्या दिया जाता है? कुपोषण से मुक्ति के लिए 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं व्यक्ति को। कितने रुपए दिए जाते हैं प्रति व्यक्ति को? 1500 रुपये दिए जाते हैं, ताकि वो अच्छे से पोषण युक्त खाद्य पदार्थ ले सके, खा सके। विशेष पिछड़ी जनजातियों में कुपोषण से मुक्ति हो सके, इसलिए ये आरंभ हुई थी। तो याद रखना है आहार अनुदान योजना कब आरंभ हुई? 23 दिसंबर 2017 को। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? 1500 रुपये दिए जाते हैं। भारिया, बैगा और सहरिया जनजाति के लिए ये आरंभ हुई थी। आहार अनुदान योजना कब आरंभ हुई? अभी मैंने बताया आपको 23 दिसंबर 2017 को आहार अनुदान योजना आरंभ हुई। अगला है प्रतिभा योजना कब आरंभ हुई? प्रतिभा योजना की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 2016 को। प्रतिभा योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रतिभा योजना हुई थी शुरू 1 सितंबर 2016 को हुई थी। प्रतिभा जैसे कि नाम में ही दिख रहा है प्रतिभा, तो प्रतिभा को निखारने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया था। और इसमें उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें छात्र प्रतिभा नाम से ये मत मान लेना कि केवल ये लड़कियों के लिए है, ये लड़की लड़कों दोनों के लिए होती है प्रतिभा योजना। और प्रतिभा योजना में जो स्कूल छात्र छात्राएं रहती हैं और जिन्होंने 12th पास कर ली है उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य होता है। क्या करना? उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षाएं रहती हैं उनके लिए बच्चों को काबिल बनाना इसका उद्देश्य होता है। इसमें 2 क्राइटेरिया रहते हैं। एक तो पारिवारिक जो आय है वो 3 लाख से कम हो, और एक जो पारिवारिक आय है वो 3 लाख से ज़्यादा हो। यदि 3 लाख से कम पारिवारिक आय होती है तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं, और अगर 3 लाख से कम होती है तो 50,000 दिए जाते हैं, और 3 लाख से ज़्यादा होने पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं। किसके लिए? ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके। इस योजना में 12वीं में कम से कम 60% अंक लाना होता है, तभी इस योजना के पात्र हो सकते हैं। इसके लिए किसी सरकारी या गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो सके।
इसमें हर महीने 500 जब दाखिला हो जाता है तो हर महीने 500 रुपये और सालाना 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। कितनी? 500 रुपये महीने की और 5,000 वार्षिक छात्रवृत्ति भी इसमें दी जाती है। याद रखना, प्रतिभा योजना कब आरंभ हुई? 1 सितंबर 2016 को आरंभ हुई थी। 3 लाख से कम जिनकी आय है उनको 50,000 रुपये दिए जाते हैं उन परिवार के बच्चों को, और 3 लाख से मतलब ज़्यादा है आय अगर, तो 25,000 रुपये दिए जाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो उच्च शिक्षा के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार कर सकें। अगला है एक ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ ही लिया है। प्रतिभा योजना में यदि 3 लाख से ज़्यादा यदि परिवार की आय होती है तो उच्च शिक्षा के लिए कितनी राशि दी जाती है? यदि आय 3 लाख से ज़्यादा हो, जब आय 3 लाख से ज़्यादा हो तो कितनी दी जाती है? 25 लाख। सॉरी, 3 लाख से ज़्यादा हो तो 25,000 दिए जाते हैं, और 3 लाख से अगर पारिवारिक आय जो होती है वो कम हो, 3 लाख से कम हो तो कितने दिए जाते हैं? 5,000, और ज़्यादा हो, सॉरी हाँ, 3 लाख से कम हो तो 50,000, और 3 लाख से आय ज़्यादा हो तो 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। 2016 में आरंभ हुई थी। अगला है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया कहाँ से आरंभ हुआ था? तो देखो, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया को 2023 में शहडोल से आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन को कहाँ से आरंभ किया था? तो इसको शहडोल से आरंभ किया था 2023 में। इसके पहले 2016 में भी मध्य प्रदेश में हीमोग्लोबिनोपैथी के रूप में सिकल सेल एनीमिया का आरंभ हो गया था मध्य प्रदेश में 2016 में। किस नाम से हुआ था ये? हीमोग्लोबिनोपैथी के नाम से आरंभ हो गया था, लेकिन ये मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में ही लागू था। पूरी तरह राष्ट्रीय स्तर पर ये जो लागू हुआ है 2023 में हुआ है। 1 जुलाई 2023 को हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल में आए थे और उन्होंने ये सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का आरंभ किया था। सिकल सेल जो एक बीमारी है, सिकल सेल में क्या होता है, जैसे कि सपोज करो ये हमारा शरीर है और ये हमारे शरीर की रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कोशिकाएं हैं। जब व्यक्ति को ये स्पेशली जो बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, ये जनजातियों में पाई जाती है, इसलिए इसको जड़ से मिटाने का टारगेट भी रखा है 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन लक्ष्य रखा है 2047 तक। ये क्वेश्चन भी 100% पूछे जाने की संभावना है कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2047 रखा है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स गोल होती हैं, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये जो कोशिकाएं हैं वो इस प्रकार से हो जाती हैं हंसिया के आकार की। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली आरबीसी का जो काल होता है वो 120 दिन होता है, लेकिन जब ये हथौड़ी के आकार की हो, हंसिया के आकार की हो जाती है तो इनका काल केवल 20 से 30 दिन होता है। अब जब रक्त कोशिकाएं ही शरीर में नहीं बनेंगी, वही नष्ट हो जाएंगी, तो एनीमिया हो जाएगा। क्योंकि ये हंसिया के आकार की कोशिकाएं हो जाती हैं, हंसिया को हम सिकल बोलते हैं, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। अब आपको समझ में आया क्या होता है सिकल सेल एनीमिया। और ये स्पेशली किस में पाया जाता है? जनजाति में पाया जाता है। तो जुलाई 2023 में मोदी जी ने शहडोल से इसका आरंभ किया था। सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलित करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम लाने के लिए, सिकल सेल एनीमिया की जांच हो और उसको प्रबंधन के लिए एक मिशन मोड चलाया गया था। देश के 17 राज्यों के 278 जिलों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और लगभग ये उपलब्धि है कि 1 करोड़ से अधिक लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हो चुकी है। यह मिशन 3 वर्षों में 7 करोड़ आबादी की जांच करने का प्रयास करेगा, और 2047 तक इसको उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक आनुवंशिक बीमारी है, ये भी याद रखिएगा। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार की बीमारी है? सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मतलब जिसको हम NHM बोलते हैं, NHM की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में हुई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसको बोलते हैं, इसके तहत इसको आरंभ किया गया है।
और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सिकल सेल दिवस? 19 जून को सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल डे कब मनाया जाता है? सिकल सेल डे 19 जून को मनाया जाता है, याद रखना। सिकल सेल एनीमिया के सारे फैक्ट याद रखना। 1 जुलाई 2023 से इसको आरंभ किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएम जनमन योजना कब आरंभ हुई? पीएम जनमन योजना आरंभ हुई थी 15 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जो हैं हमारे आदिवासी भगवान बोला जाता है, इनका जो है वो जन्मदिन है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। इन्हीं के जन्मदिन पर पीएम जनमन योजना को आरंभ किया गया था। पीएम जनमन जो योजना है कब आरंभ हुई थी? 15 नवंबर 2023 को आरंभ हुई थी। इसका आरंभ हुआ था झारखंड से। झारखंड में एक जगह है खूंटी, झारखंड के खूंटी से इसको आरंभ किया था। प्रधानमंत्री जनमन योजना को कहाँ से आरंभ किया था? झारखंड के खूंटी से आरंभ किया गया था। और ये विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह हैं उनके लिए आरंभ किया था। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को बोला जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसको बोलते हैं PVTG, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इनको बोला जाता है। इनके लिए ये आरंभ की गई थी ताकि जनजाति समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। इस उद्देश्य से इसको आरंभ की थी। मध्य प्रदेश के लगभग 23 ऐसे पिछड़े ज़िले हैं जहां पर इनको आरंभ किया गया था और यहां पर आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया। 2023 में 194 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया और अभी कल परसों मोहन यादव की सरकार ने फिर से आंगनवाड़ी जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नत करने का निर्णय लिया। आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए इस समय 12 लाख रुपए स्वीकृत भी हुए थे। मध्य प्रदेश में कितनी पिछड़ी जनजाति हैं? 3 पिछड़ी जनजाति हैं। इन पिछड़ी जनजाति वाले लोगों के लिए भी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का इसी योजना के अंतर्गत निर्णय लिया था। इसके अलावा जो पीएम जनमन योजना है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मंत्रालयों के अंतर्गत काम कर रही है? तो पीएम जनमन योजना जो है वो 9 मंत्रालयों के माध्यम से काम कर रही है। कितने? 9 मंत्रालय। पीएम जनमन योजना 9 मंत्रालयों पे काम कर रही है और 11 क्षेत्र, 9 मंत्रालय और 11 क्षेत्रों पर ये काम कर रही है। अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो लगभग 11 करोड़ आबादी एसटी की हमारे भारत में है 2011 के अनुसार। और 75 विशेष जनजाति समूह जो हैं या विशेष पिछड़ी जनजाति समूह जो हैं वो पूरे भारत में रहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इनको बोला जाता है। अगर पीवीटीजी की सबसे ज़्यादा संख्या पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा पीवीटीजी कहाँ पर हैं, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो होते हैं ये पीवीटीजी पाए जाते हैं। और आपसे पूछे किस केंद्र शासित प्रदेश में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट है सारे पीएम जनमन योजना के, याद रखिएगा। पीएम जनमन योजना जो विशेष पिछड़ी जनजाति उनका सामुदायिक कल्याण करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। अगला है प्रधानमंत्री वंदन योजना का उद्देश्य कितने वंदन केंद्र को खोलना है? सबसे पहले याद रखो प्रधानमंत्री वंदन योजना कब आरंभ हुई? 14 अप्रैल 2018। अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेके हमारा ग्रुप ज्वाइन किया, ये नोट्स लिए हैं, तो आप लोग को याद होगा मैंने ये कैसे याद करवाया है कि चौधराइन अपने आप अट्ठहासा लगाते हुए आई जैसे ही उसको पता चला वन में धन है। 14 से चौधराइन अप्रैल से अपने आप। तो क्योंकि ये 14 अप्रैल 2018 में आरंभ हुई थी, मैंने आपको इसकी डेट याद करवाई थी, आपको याद होगा है ना। तो ये 14 अप्रैल 2018 को आरंभ हुई थी। इसका उद्देश्य था आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाना और ये छत्तीसगढ़ के बीजलपुर से आरंभ हुई थी। कहाँ से आरंभ हुई थी? छत्तीसगढ़ से के बीजलपुर से आरंभ हुई थी। ये इसलिए है कि जनजातीय उत्पादों का विपणन करके एक वनधन विकास केंद्र बनाना। इसका उद्देश्य है जनजाति लोगों की आवासीय स्तर सुधार करना। ये 3 स्तरों पर काम करती है। कितने? 3 स्तरों पर काम करती है। पहले स्तर होता है ग्राम, दूसरा स्तर होता है क्लस्टर और तीसरा स्तर होता है जिला।
जो ग्राम स्तर होता है, गांव एक ग्राम स्तर पर बंधन विकास केंद्र होते हैं, जो क्लस्टर स्तर होता है वहाँ पर बंधन संरक्षण समितियाँ होती हैं, और जो जिला स्तर होता है वहाँ पर बंधन समूह होते हैं, याद रखना। अब यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री बंधन योजना के अंतर्गत कितने बंधन केंद्र खोलना है, तो 50,000 बंधन केंद्र खोलने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 10 लाख आदिवासियों को इससे फायदा मिलेगा। बंधन विकास योजना में जो बंधन केंद्र बनाए जाते हैं ग्रामीण स्तर पर, उसमें करीब 20 जनजाति कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा, मतलब जो कारीगर होंगे। इसके अलावा 15 जनजाति स्वयं सहायता समूह होंगे। जो एक बंधन केंद्र में 300 लोगों को लाभ मिलेगा। जो ग्रामीण स्तर पर बंधन केंद्र बनेगा, उसमें क्या होगा, 300 लोगों को लाभ मिलेगा, और इसी बंधन ग्राम स्तर में 20 कारीगर जनजाति के शामिल होंगे। 100% इसको केंद्र सहायता प्रदान करती है प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है तो मतलब प्रधानमंत्री ही इसको वित्त पोषित करेगा। इसके अलावा ट्राइफेड द्वारा प्रत्येक 300 सदस्यीय बंधन केंद्र को 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मतलब जो ये एक ग्राम स्तर पर जो बंधन केंद्र बनेगा, उस बंधन केंद्र में 300 सदस्य होंगे, और इसके लिए 15 लाख रुपए एक बंधन केंद्र में 300 लोग होंगे, और उसके 300 लोगों के लिए 15 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। ये याद रखना, इसको कई चरणों में भी विभाजित किया गया है। 50,000 लोग बंधन केंद्र खोलना इसका लक्ष्य है। अगला है प्रधानमंत्री बंधन योजना के तहत 30 जनजाति समूह द्वारा कितने स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे। इसका उत्तर है 10। बंधन योजना जनजाति के मंत्रालयों और ट्राइफेड की एक पहल है। ट्राइफेड की बात की जाए तो ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी, और ये जनजाति मामलों की एक पहल है। बंधन योजना के तहत 30 जनजातीय सभाएं होंगी, तो उसके लिए 10 स्वयं सहायता समूह गठित होंगे। बंधन विकास केंद्र की स्थापना मतलब कौशल प्रदान करके प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है, ताकि जितना ज़्यादा वन उत्पाद हो उतना ज़्यादा बिकें, और जो वनों में रहने वाले लोग हों उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। अगला है एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों की शुरुआत कब हुई थी। तो जो एकलव्य मॉडल विद्यालय हैं उनकी शुरुआत हुई थी 1997-98 में। इसको EMRS भी बोलते हैं। EMRS के आपने अगर फॉर्म डाले हो, एकलव्य मॉडल स्कूल में वैकेंसी आती है, फॉर्म भरते हैं, तो ये जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा है, और ST के लिए एक मॉडल स्कूल बनाना है। जैसे कि आपने सुना होगा केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, उसी की तर्ज पर ये एकलव्य मॉडल स्कूल बनाना है। मतलब नवोदय की तर्ज पर CM राइज स्कूल होते हैं, उसमें एक आलीशान विद्यालय बनाना है। इसका उद्देश्य किन के लिए, जनजातियों के लिए, ST के लिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब आई थी योजना, 1997-98 में आई थी। अनुच्छेद 275(1) के तहत इसको वित्त पोषण दिया जाता है। एकलव्य मॉडल आदिवासी जो स्कूल हैं, एकलव्य मॉडल जो स्कूल है जिनको EMRS बोलते हैं, इसमें 275(1) के तहत वित्त पोषण दिया जाता है। प्रति उप जिले में, मतलब जिले के अंतर्गत तहसीलें आती हैं, यदि कहीं पर 20,000 से ज़्यादा अनुसूचित आबादी है, जनजाति आबादी है, तो वहाँ पर इनकी जो स्थापना करने का लक्ष्य है। इसकी EMRS का स्कूल बनाने के लिए पहले 20 एकड़ ज़मीन चाहिए होती थी, लेकिन उसे घटाकर अब 15 एकड़ कर दिया है। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने अभी हाल ही में 2024 तक 740 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 6वीं से 12th तक की पढ़ाई करवाई जाती है। कक्षा 6वीं में और 9वीं में प्रवेश दिया जाता है, और इस प्रत्येक विद्यालय में 420 छात्रों की क्षमता होती है। कितने की क्षमता होती है, 420 छात्रों की क्षमता होती है प्रत्येक EMRS में। मध्य प्रदेश में लगभग 70 जो EMRS हैं, और भारत की बात की जाए तो भारत में 690 EMRS हैं। मध्य प्रदेश में 70 हैं, और 2 अभी हाल ही में बनाने की घोषणा की गई है, और भारत में बनाने की घोषणा की गई है। लगभग 740 एकलव्य मॉडल और बनाने के लिए बोला गया है। इस अभी 2-3 साल पहले ही मोदी सरकार ने इसको घोषणा की थी कि एकलव्य मॉडल स्कूल बनेंगे जनजातियों के लिए। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। वर्तमान में लगभग 690 समथिंग एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं पूरे भारत में, और 70 मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा एकलव्य के मॉडल की बात करें तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 2 और बन जाएंगे, तो लगभग 70-72
हो जाएंगे। अगला है जनजाति स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी। तो देखो, जनजाति स्वास्थ्य पोर्टल जनजातियों के बारे में स्वास्थ्य की सारी जानकारी रखने के लिए 17 अगस्त 2020 को जनजाति स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसमें पूरा पोषण संबंधी जानकारी एक ही जगह पर ये मंच उपलब्ध कराता है। यहाँ पर जो मानचित्र के जो आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार दिखाए गए हैं। तो याद रखिएगा, जनजाति स्वास्थ्य पोषण पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में जनजाति स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अपने नंबर व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा लीजिएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।